पीएम मोदी तिरुपति पहुंचे, आज करेंगे विशेष पूजा। तेलंगाना में चुनावी दौरा करने 2019 में आए थे पीएम मोदी। उत्तराखंड टनल में वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू, 19 मीटर से ज्यादा खुदाई हुई, रुकावट नहीं आई तो 4 दिन में मजदूरों तक पहुंचने की उम्मीद। चीन में रहस्यमयी बीमारी, भारत में एडवाइजरी जारी, राज्यों से कहा ऑक्सीजन दवाएं तैयार रखें, चीनी बच्चों को फेफड़े में जलन के साथ तेज बुखार। काशी की देव दीपावली, 21 लाख दीपों से जगमगाएंगे घाट, 70 देशों के 150 डेलीगेट्स देखने पहुंचे पीएम मोदी ने कहा मन करता है मैं भी देखूं। 15वां अयोध्या महोत्सव 24 दिसंबर से 10 जनवरी तक, रामजी विराजेंगे मोरे अवध नगरिया की थीम। 15 दिवसीय महोत्सव का होगा आयोजन। मेरठ यूनिवर्सिटी के छात्र के मुंह पर पेशाब की, दोस्तों ने किया किडनैप, बाल पकड़कर पीटा, वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे और बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पंजाब दौरा है। आज श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे अरविंद केजरीवाल। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना आज से शुरू होगी और अमृतसर से नांदेड़ साहिब के लिए रवाना होगा जत्था। तो खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। और संगरूरू के धुरी से श्री हजूर साहिब के लिए रवाना करेंगे पंजाब सीएम और दिल्ली सीएम केजरीवाल रवाना करेंगे। तो सीएम केजरीवाल और पंजाब सीएम जनसभा को संबोधित भी करेंगे। दोपहर 1 बजे संगरूरू के धुरी में कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो तमाम तरह के आयोजन देखे जाएंगे, तमाम तरह के कार्यक्रम होंगे जिसमें दिल्ली के सीएम और पंजाब के सीएम भगवंत मान भी शामिल होंगे और इसके साथ ही साथ कार्यक्रम का हिस्सा बनते नजर आएंगे। तो मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत कार्यक्रम भी होगा और शुरू होगी योजना और अमृतसर से नांदेड़ साहिब के लिए रवाना होगा जत्था। संगरूरू के धुरी से श्री हजूर साहिब के लिए रवाना करेंगे जत्था। खबर आपको बता रहे हैं पंजाब सीएम और दिल्ली सीएम केजरीवाल भी मौजूद रहेंगे और मौजूदगी में जत्था को रवाना करते नजर आएंगे। तो आज दोपहर 1 बजे संगरूरू की धुरी में देखा जाएगा, कार्यक्रम का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पंजाब दौरा है और आज श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर कार्यक्रम होगा और मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना भी आज से शुरू होगी। खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। अमृतसर से नांदेड़ साहिब के लिए जत्था रवाना किया जाएगा और इस रवानगी के दौरान देखा जाएगा कि दोनों ही सीएम यानी कि पंजाब सीएम और दिल्ली के सीएम केजरीवाल भी जत्था को रवाना करते नजर आएंगे। और इसी खबर पर दिल्ली से प्रवीण शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और प्रवेश से जानेंगे कि किस तरह का आयोजन होगा और इसके साथ ही साथ कार्यक्रम की जो रूपरेखा है किस तरह से तैयार की गई है। प्रवेश जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री है, आम आदमी पार्टी के संयोजक है, उन्होंने दिल्ली में एक योजना चला रखी है जिसके अंतर्गत वो जो है बुजुर्गों को जो है तीर्थ यात्रा की योजना देते हैं, जिसमें बुजुर्गों को वो 4 धाम की यात्रा कराते हैं। और ये योजना उन्होंने ठीक उसी प्रकार जैसे वो दिल्ली में चला रहे हैं उसको जो है पंजाब में ले गए हैं। और पंजाब में आज चूंकि आज गुरु नानक देव का बर्थडे भी है और साथ में गुरु पूर्णिमा भी है, तो जिस वजह से जो खास दिन को मौके को चुना गया है और आम आदमी पार्टी विशेष तौर पर जो अरविंद केजरीवाल है संयोजक है वो विशेष तौर पर वहां पर पहुंच रहे हैं और इस पूरी योजना की शुरुआत करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि इसमें जो जिस तरीके से दिल्ली में पूरी एक रेल का जत्था जो है 4 बुजुर्गों को लेकर निकलता है, ठीक उसी प्रकार से आज पंजाब में भी जो है आईआरसीटी रेलवे के साथ पंजाब रोड बस के साथ एक अनुबंध किया गया है, जिसकी शुरुआत करते हुए आज बुजुर्गों को जो है
इस तीर्थ यात्रा पर भेजा जाएगा। जी बिल्कुल प्रवेश, और इसके साथ ही साथ देखा जा रहा है कि कार्यक्रम में दोनों ही सीएम जो हैं वो मौजूद रहेंगे और इस जत्था को रवाना करते भी नजर आएंगे। बिल्कुल, देखिए कार्यक्रम की जो शुरुआत होगी लगभग 1 बजे बताई जा रही है और बड़े ही धूमधाम से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी, और जिसमें मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मौके पर मौजूद रहेंगे। और विशेष तौर पर इस कार्यक्रम का जो आयोजन है, बात करें बुजुर्गों के लिए जो जो तीर्थ यात्रा जो योजना है उसकी शुरुआत की गई है, और उसमें कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके की योजना दिल्ली में सफल रही है आम आदमी पार्टी के संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लगता है, इसीलिए इस योजना को उन्होंने पंजाब में, क्योंकि पंजाब में भी उनकी सरकार है, लागू करने की दिशा निर्देश या बात करें एक योजना बनाई, और उसी योजना के तहत आज ये सारा कार्यक्रम किया जाना है। जी बिल्कुल प्रवेश, और आज बहुत बेहद अहम दिन भी माना जा रहा है। इसके साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि कार्यक्रम के आयोजन के दौरान जनसभा को संबोधित भी करेंगे सीएम केजरीवाल। बिल्कुल, देखिए चूंकि मैं आपको बता दूं कि अभी जो है 5 राज्य के चुनाव में से एक राज्य का चुनाव वोटिंग अभी होनी है, उसके बाद 3 दिसंबर को रिजल्ट आना है, और उसी संदर्भ में आम आदमी पार्टी ने लगातार जो है 5 राज्यों में जाके कैंपेन किया। खुद अरविंद केजरीवाल ने कमान भी संभाली थी, और अब चूंकि पंजाब में उनकी सरकार है तो वो जाहिर सी बात है, जब वहां पहुंचेंगे, इस योजना की शुरुआत करेंगे, तो उसके बाद वहां के लोगों को संबोधित भी करेंगे, उनका शुक्रिया अदा भी करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि इस योजना के बारे में अधिक से अधिक जानकारी खुद भगवंत मान जो मुख्यमंत्री है और अरविंद केजरीवाल दोनों मिलकर जनता को देंगे। जी बिल्कुल प्रवेश, और ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो कार्यक्रम है कितने बजे आयोजित होगा और कहां कहां से जत्था निकाला जाएगा, क्योंकि संगरूर की धुरी पर भी बताया जा रहा है कि कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। बिल्कुल, देखिए क्योंकि आज गुरु नानक देव का बर्थडे है, पर्व है, उसकी संदर्भ में संगरूर से विशेष तौर पर एक कार्यक्रम की योजना है, और 1 बजे के आसपास का समय बताया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो जत्था बुजुर्गों के लिए जो योजना है उसकी शुरुआत भी दूसरी जगह से है, लेकिन उसमें विशेष तौर पर आपको बता दूं कि उसका जो हरी झंडी है खुद भगवंत मान दिखाएंगे, अरविंद केजरीवाल उसकी हरी झंडी नहीं दिखाएंगे। लेकिन संगरूर से जो जत्था जा रहा है उसके लिए विशेष तौर पर अरविंद केजरीवाल मौके पे पहुंच रहे हैं, और पूरा कार्यक्रम 1 बजे के आसपास शुरुआत हुई। बिल्कुल प्रवेश, हम आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर पंजाब और दिल्ली के जो सीएम है, पंजाब के सीएम भगवंत मान और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पंजाब में पहुंचेंगे, और पंजाब के दौरे के दौरान देखा जाएगा कि केजरीवाल संबोधित भी करेंगे। तो आज दोपहर 1 बजे संगरूर की धुरी पर देखा जाएगा कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम के दौरान जनसभा को संबोधित भी करेंगे सीएम केजरीवाल। भगवंत मान इस दौरान मौजूद रहेंगे। और इसके साथ ही साथ देहरादून से खबर आ रही है। देहरादून से आपको ये खबर बता दें, जहां पर पर्वतीय जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड मौसम विभाग ने आज से अलर्ट जारी किया है। अगले 3 दिन बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ने, कोहरा छाने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं बात कर लें उत्तरकाशी की, रुद्रप्रयाग की और बागेश्वर की, इसके साथ ही साथ पिथौरागढ़ में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो चमोली जिलों में बारिश अलर्ट जारी किया गया है। ओलावृष्टि का भी अनुमान लगाया जा रहा है। तो देहरादून और पर्वतीय जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। उत्तराखंड मौसम विभाग ने आज से अलर्ट जारी किया है। तो अगले 3 दिन बारिश और बर्फबारी की जो बर्फबारी है, ओलावृष्टि है, येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से देखा जा रहा है। और मैदानी इलाकों की अगर बात कर ले तो ठंड बढ़ने, कोहरा छाने का भी अनुमान जताया जा रहा है। और उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में भी येलो अलर्ट है। चमोली जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का भी अलर्ट जारी किया गया है। और लगभग 35 मीटर की ऊंचाई पर बर्फबारी की संभावना भी जताई गई है। तो मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ने और कोहरा छाने का भी अनुमान जताया गया है।
हरिद्वार ऊधम सिंह नगर में भी घना कोहरा छाया रहेगा और इसके साथ ही साथ 3500 मीटर की ऊंचाई पर भी बर्फबारी देखी जाएगी। हरिद्वार ऊधम सिंह नगर में घना कोहरा है और इसके साथ ही साथ उत्तराखंड के तमाम जिलों में मौसम विभाग की ओर से अलर्ट देखा जा रहा है और लगातार देखा जा रहा है कि ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार में भी घना कोहरा छाने की संभावना है। और इसी बीच राजधानी दिल्ली से खबर आ रही है। दिल्ली से आपको ये खबर बता दें तो एक बार फिर हत्या की सनसनीखेज वारदात हुई है। दिल्ली से आपको ये खबर बता रहे हैं, बड़ी खबर। बैग में एक लड़की का शव मिला है और शव मिलने से हड़कंप देखा जा रहा है, सनसनी फैल गई है और बताया जा रहा है कि 23 साल की शमा के रूप में पहचान हुई है। हत्या करने के बाद लाश को बैग में छिपाया गया। हत्या करने के बाद लाश को बैग में छिपाया है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और बताया जा रहा है कि मंगेतर पर हत्या का आरोप लगाया गया है और मंगेतर मौके से फरार भी बताया जा रहा है। तो घटनास्थल पर फॉरेंसिक की जो टीम है वो पहुंच गई है, जांच पड़ताल कर रही है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक सनसनीखेज वारदात हुई है। बैग में एक लड़की का शव मिला है और इसके साथ ही साथ 23 साल की शमा के रूप में पहचान की गई है मृतका की। तो हत्या करने के बाद लाश को बैग में छिपाने की कोशिश भी की गई। इसके साथ ही साथ देखा यह भी जा रहा है कि हत्या करने के बाद लाश को बैग में छिपाया गया और मंगेतर पर हत्या का आरोप लगाया गया है। बताया यह भी जा रहा है कि मंगेतर मौके से फरार बताया जा रहा है और फॉरेंसिक की जो टीम है वो भी मौके पर पहुंच गई है, जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। तो घटनास्थल की फॉरेंसिक जांच की गई है और दिल्ली संवाददाता प्रवीण गुप्ता इसी खबर पर हैं। प्रवीण, क्या कुछ जानकारी है, पूरी जो घटना है विस्तार से बताइए। जी मैं बता दूं आपको, जिस तरीके की ये घटना हुई है ये करीब 4:44 की घटना है, जब पीसीआर को कॉल मिली थी और कॉल मिलने के बाद में तुरंत ही पुलिस एकदम एक्टिव हो गई और पुलिस ने मौके पे पहुंच के जायजा लिया। जायजा लेने के बाद लोगों ने बताया कि एक संदिग्ध जगह पर एक बैग रखा हुआ था, जिस बैग के अंदर एक युवती की लाश थी जिसकी उम्र महज 23 साल बताई जा रही है। और ये घटना बताई, ये मामला जो है वो प्रेमी और प्रेमिका का बताया जा रहा है। और उसी तरीके से जब उस बैग को खोला गया तो उस बैग में जब युवती की लाश मिली है उसमें साफ तौर से देखा जा सकता था कि उसके गले को दबाकर उसकी हत्या की गई है, फिर उसको बैग में डालकर और किसी संदिग्ध जगह पे डाला गया है। और उसी के बाद जब पुलिस ने मुस्तैदी संभाली अपनी, मौके पर पहुंची, फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया, जांच पड़ताल की गई और उसके बाद में उसको शव को नजदीकी अस्पताल में भेज दिया गया पोस्टमार्टम के लिए। और उसके बाद में जो है पुलिस अपनी जो पूरी जानकारी है वो ले रही है। और अभी भी बता दूं मैं आपको कि अभी आरोपी फरार है, आरोपी अभी पुलिस के हाथ नहीं लगा है, लेकिन उसी समय वहां के डीसीपी साहब ने वहीं पे टीम गठित की है और गठित करने के बाद में सभी टीमों को एक्टिव कर दिया गया है और सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं कि किस जगह से ये व्यक्ति आया था और कहां से इस बैग को लेके आया गया था। और वो सारी चीजें देखने के बाद ही अब पुलिस जब उस आरोपी को गिरफ्तार करेगी तब पता लग पाएगा कि क्या पूरा मामला था। जी प्रवीण, यहाँ देखिए कि जिस तरह से बताया जा रहा है कि मंगेतर पर आरोप लगाया गया है हत्या का, तो इस पर परिजनों का क्या कुछ कहना है मृतका के? अभी परिजन उस स्थिति में नहीं है कि वो मीडिया से बात कर पाते। रात से ही सभी मीडिया कर्मी लगे हुए हैं, लेकिन उनके घर में जिस तरीके का माहौल है उस तरीके को देखते हुए जिस घर से किसी बच्चे की विदाई होती है या किसी बच्चे की मौत हो जाती है तो उसमें कुछ बोलने लायक कुछ रह नहीं जाता। लेकिन अभी भी परिजन आरोप उसके मंगेतर पे ही लगा रहे हैं। तो उनका काफी दिनों से रिलेशन चल रहा था,
लेकिन क्या कहासुनी हुई जिसकी वजह से मंगेतर ने इस घटना को अंजाम दिया है। तो अभी फिलहाल परिजन बात करने की हालत में नहीं है। जी प्रवीण, जिस तरह से बताया भी जा रहा है कि फॉरेंसिक की टीम को जैसे ही पता चला है तो मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल की है, तो अभी तक की पड़ताल में क्या कुछ निकल कर आया है सामने? जी मैं बता दूं, अभी सिर्फ पड़ताल चल ही रही है क्योंकि बैग वहां पे लाया गया था कहीं से, और अभी ये कंफर्म नहीं हो पाया कि उस बैग को कहाँ से लेके आया गया था और वो लड़की कहाँ की रहने वाली है। ये सिर्फ अभी इतना ही क्लियर हो पाया है कि वो लड़की महज 23 साल की है। कहाँ से आई है, किसकी लड़की है, वो कुछ अभी कंफर्म नहीं हो पाया है और अभी सिर्फ उसकी शिनाख्त चल रही है, जांच पड़ताल चल रही है। जैसे ही कुछ निकल के सामने आता है हम तुरंत जनता के सामने उस चीज को पेश करेंगे। बिल्कुल प्रवीण, पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। इसके लिए फिलहाल पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। खबर इस वक्त की बता रहे हैं राजधानी दिल्ली से। एक बार फिर हत्या की सनसनीखेज वारदात हुई है और इसके साथ ही एक बैग में एक युवती का शव मिला। लड़की का शव मिलने से हड़कंप देखा जा रहा है। फिलहाल फॉरेंसिक की जो टीम है जांच कर रही है, पुलिस भी मौके पर मौजूद है और मृतका की उम्र 23 साल बताई जा रही है और नाम शमा बताया जा रहा है। मंगेतर पर आरोप है हत्या का, पुलिस जांच में जुटी हुई है। और देहरादून से खबर आ रही है। देहरादून से आपको ये खबर बता दें, जहां पर 30 नवंबर को नगर निगम दून की बोर्ड बैठक है और मौजूदा बोर्ड की अंतिम बोर्ड बैठक देखी जाएगी। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी। तो देहरादून से आपको ये खबर बता रहे हैं, बैठक में कई प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी और कई प्रस्ताव शामिल भी किए जा सकते हैं। तो बैठक में कई प्रस्ताव शामिल किए जा सकते हैं, अनुमान लगाया जा रहा है। इसके साथ ही साथ 30 नवंबर को ये बैठक होगी। नगर निगम दून की बोर्ड की ये बैठक है और बेहद अहम है। मौजूदा बोर्ड की अंतिम बोर्ड बैठक की जानी है। तो बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी और कई अन्य प्रस्ताव भी इसमें शामिल किए जा सकते हैं। तो मौजूदा बोर्ड की अंतिम बोर्ड बैठक होगी और बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा भी की जाएगी। देहरादून से आपको ये खबर बता रहे हैं, तो 30 नवंबर को बोर्ड की ये बैठक होगी, नगर निगम दून बोर्ड की ये बैठक होगी और अंतिम बोर्ड की बैठक की जानी है। तमाम प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी और कई अहम जो प्रस्ताव हैं, अन्य जो प्रस्ताव हैं, उनको भी शामिल किया जा सकता है। तो खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, बैठक में कई प्रस्तावों को लेकर के चर्चा की जाएगी और अन्य प्रस्ताव भी शामिल हो सकते हैं। तो अहम प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। बैठक में कई प्रस्ताव शामिल भी किए जा सकते हैं। देहरादून से आपको ये खबर बता रहे हैं
और 30 नवंबर को नगर निगम दून बोर्ड की ये बैठक होनी है। मौजूदा बोर्ड की अंतिम बोर्ड बैठक की जानी है। खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, देहरादून से 30 नवंबर को बैठक होगी और कई अहम प्रस्तावों को शामिल भी किया जा सकता है। बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा होगी और अन्य प्रस्ताव भी शामिल होंगे। और देहरादून से खबर आ रही है, जहां पर 28 से विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज होगा। 28 से विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज किया जाएगा और नगर निगम दून क्षेत्र में यात्रा की शुरुआत भी की जानी है। बताया जा रहा है कि 22 जगह शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। यात्रा हर्रावाला से शुरू होकर दीपनगर में संपन्न होगी और 23 दिसंबर को दीपनगर में यात्रा का समापन भी किया जाएगा। देहरादून से आपको बता रहे हैं खबर, 22 जगह शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही साथ यात्रा हर्रावाला से शुरू होगी और इसके साथ ही साथ दीपनगर में इसका समापन किया जाएगा और 23 दिसंबर को दीपनगर में यात्रा का समापन किया जाएगा। 28 से विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज देखा जाएगा देहरादून में। नगर निगम दून क्षेत्र में यात्रा की शुरुआत भी की जाएगी। 22 जगहों पर शिविर भी आयोजित किए जाएंगे और यात्रा हर्रावाला से शुरू होगी, जिसका समापन दीपनगर से होगा। तो देहरादून से ये खबर बता रहे हैं आपको, 22 जगहों पर शिविर का जो आयोजन है वो किया जाएगा और यात्रा हर्रावाला से शुरू होगी और दीपनगर में समाप्त होगी। तो 28 से विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज देखा जाएगा। तो देखा जा रहा है कि यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जगह जगह शिविर का आयोजन भी किया जा रहा है। 22 जगह शिविर लगाए जाएंगे, आयोजित किए जाएंगे। और इसी बीच देहरादून से खबर आ रही है, देहरादून से आपको ये खबर बता दें, जहां पर पर्वतीय इलाकों में ओलावृष्टि का अलर्ट है। देहरादून से आपको ये खबर बता रहे हैं, पर्वतीय जिलों में ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड मौसम विभाग ने आज से अलर्ट जारी कर दिया है। तो तमाम जगहों पर देखा जाएगा, तमाम जिलों में देखा जाएगा उत्तराखंड के, जहां पर ओलावृष्टि, बर्फबारी और बारिश का भी अलर्ट मौसम विभाग की ओर से देखा जा रहा है। मैदानी इलाकों में बताया जा रहा है कि ठंड बढ़ने और कोहरा छाने का भी अनुमान है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में भी अलर्ट जारी किया गया है। और अंकित काला इसी खबर पर हैं देहरादून से। अंकित, जिस तरह से देखा जा रहा है, मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रही है और अब ओलावृष्टि और बारिश का भी अनुमान मौसम विभाग की ओर से देखा जा रहा है। क्या कुछ नजर आ रहा है इस वक्त देहरादून में? देखिए, मौसम विभाग ने आज से अगले 3 दिनों तक प्रदेश भर के लिए एक अलर्ट जारी किया है वंदना। इसके तहत बर्फबारी और बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा। 3000 अधिक से जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर हमें बर्फबारी देखने को मिल सकती है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में ये इस तरीके की संभावना जताई गई है और मौसम विभाग का ये अनुमान है कि इस तरीके से मौसम में जो परिवर्तन आएगा उस वजह से तापमान में काफी गिरावट देखने को मिलेगी। ठंड जो है वो और अधिक बढ़ने वाली है। तो निश्चित ही पर्यटकों के लिहाज से ये बर्फबारी काफी अहम होगी और कहीं ना कहीं इसके बाद अब जो पर्यटक हैं वो और भी अधिक संख्या में उत्तराखंड की ओर अपना रुख करेंगे। बिल्कुल अंकित, और ये भी देखा जाता है कि पर्वतीय क्षेत्रों में जो पर्यटकों का रुझान है वो ज़्यादातर देखा जाता है। ऐसे में उन्हें क्या सतर्कता बरती जानी चाहिए? तो इसको लेकर के मौसम विभाग की ओर से क्या कुछ कहा गया है? क्या इस बात की कोई जानकारी है आपके पास?
बिल्कुल देखिए वंदना, जिस तरीके से उत्तराखंड में बर्फबारी होती है तो निश्चित ही जो पर्यटकों की संख्या है वो लगातार यहाँ पर आती है। मसूरी है, नैनीताल है और टिहरी है, इस तरीके से अन्य जो पर्यटक स्थल है वहां पर अच्छी खासी पर्यटकों की संख्या देखने को मिलती है। ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से तमाम जो उत्तराखंड आने वाले पर्यटक हैं उनसे ये अपील की है कि आप अपने साथ जो पूरी तैयारी के साथ आए, गर्म कपड़ों और दवाई आदि जो भी जरूरत के सामान है उन सब चीजों के साथ ही अपने इस टूर को हम प्लान करें। फिलहाल की अगर हम बात करते हैं तो राजधानी देहरादून में भी इस समय ठंड बढ़ती जारी है और पूरे प्रदेश भर में ही मौसम जो मिजाज है वो बदला हुआ सा देखने को मिल रहा है। पहाड़ी जनपदों में ठंड जो है वो काफी बढ़ जा रही है शाम को, और सुबह के समय का जो तापमान है उसमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। और आने वाले समय में मौसम में जिस तरीके का परिवर्तन देखने को मिलेगा बंदा, तो निश्चित ही ठंड जो है और भी अधिक बढ़ेगी और तापमान में अच्छी खासी गिरावट भी दर्ज की जाएगी। अंकित, जिस तरह से देखा जाता है कि पर्वतीय क्षेत्र हो या मैदानी क्षेत्र हो, अमूमन लोग देहरादून जाते हैं घूमने के लिए, तो ऐसे में क्या देखा जाए, किस तरह की व्यवस्थाएं भी की गई हैं, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की अगर मद्देनजर बात कर लें तो क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से बारिश ओलावृष्टि की भी संभावना जता दी गई है। बिल्कुल देखिए वंदना, पुलिस प्रशासन की ओर से सबसे पहले तो यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाने के लिए कवायद तेज करती है। इसके लिए सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, क्योंकि जब पर्यटकों का सीजन आता है तो निश्चित ही जो जाम की समस्या है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। अब देहरादून की अगर हम बात करें तो यहाँ से जो मसूरी का क्षेत्र पड़ता है, मसूरी पहाड़ों की रानी कहा जाती है और यहाँ पर अच्छी खासी जो संख्या है वो पर्यटकों की देखने को मिलती है। तो जाम की स्थिति से निपटने के लिए सभी पुलिस अधिकारियों को प्लान तैयार करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा ठंड बढ़ने की वजह से जो लोगों को दिक्कतें हो रही है तो उसको देखते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर सोनिका की ओर से जगह जगह अलाव जलाने के दिशा निर्देश दिए हैं। इसके अलावा जो तमाम जो शीतलहर से निपटने के लिए तैयारियां होती है उसके लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। तो कुल मिलाकर के ठंड बढ़ेगी और इसको लेकर के जिला प्रशासन अपनी ओर से पूरी तैयारी की बात कर रहा है। दूसरी तरफ पर्यटकों की संख्या में और अधिक इजाफा देखने को मिलेगा। तीसरी बात यह कि जो तापमान है उसमें भी हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी। तो आने वाले समय में मौसम बदलेगा और आज से ही मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिन में के लिए ये अलर्ट जारी किया है, जहां पर कि प्रदेश के तमाम जो जनपद है वहां पर मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आएगा। उसमें टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और चंपावत ये तमाम जनपद है जहां पर कि हमें बर्फबारी देखने को मिल सकती है और इसको लेकर के मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। बिल्कुल अंकित, और इसके साथ ही साथ जो अलर्ट है मौसम विभाग का तमाम जिलों में जारी कर दिया गया है। लेकिन अगर वर्तमान स्थिति की बात कर ले तो वर्तमान स्थिति किस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं देहरादून में? देखिए देहरादून की बात करें तो आज सुबह से ही सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए हैं वंदना, और इसी तरीके का अनुमान मौसम विभाग ने जताया था। इसकी वजह से देहरादून में भी ठंड है और इसके अलावा जो प्रदेश भर के जो तमाम अन्य जनपद है वहां पर भी अच्छी खासी जो तापमान में गिरावट है वो देखने को मिल रही है। पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ों में ये चीजें और ज्यादा तापमान में गिरावट देखी देखी जा रही है, क्योंकि जगह जगह जो है वो सूर्य देव के दर्शन नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को अब सुबह से लेकर के शाम तक ठंड में इसका सामना करना पड़ रहा है। और निश्चित ही आने वाले समय में अगर बर्फबारी होगी पहाड़ी क्षेत्रों में तो इसका असर मैदानी क्षेत्रों में भी पड़ेगा और जो बर्फीली हवाएं हैं उसकी वजह से तापमान में काफी गिरावट आएगी। इस तरीके का अनुमान भी मौसम विभाग ने जताया है। कुल मिलाकर के मौसम विभाग की चेतावनी के चलते जिला प्रशासन सतर्क है और इसके अलावा जो लोगों से अपील की जा रही है कि आप अपनी जो पूरी तैयारी है उसके साथ ही उत्तराखंड के दौरे पर आएं। और इसके अलावा जो तमाम यहाँ के लोग हैं उनसे भी अपने जो गर्म वस्त्र हैं या जो अन्य चीजें हैं उन सब को तैयार करने के लिए भी मौसम विभाग ने कहा है। बिल्कुल अंकित, पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको देहरादून से, जहां पर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है और कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। बारिश और बर्फबारी को लेकर के येलो अलर्ट 3 दिन के लिए जारी किया गया है।
और देहरादून से खबर है जहां पर तिब्बती मार्केट के सामने सौंदर्यकरण का काम जारी है और स्मार्ट सिटी लिमिटेड दून काम करा रहा है और सीईओ स्मार्ट सिटी सोनिका ने जायजा भी लिया है। लोगों के बैठने के लिए बेंच भी लगवाए जाएंगे। कॉन्वेंट स्कूल के ठीक सामने मैदान का कोना भी विकसित किया जाएगा। तो खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, लोगों के बैठने का इंतजाम भी किया जाएगा, इसके लिए बेंच भी लगवाए जाएंगे और स्मार्ट सिटी लिमिटेड दून काम करा रहा है, निर्माण कार्य देखा जा रहा है। सीईओ स्मार्ट सिटी सोनिका ने जायजा भी लिया है। लोगों के बैठने के लिए व्यवस्था भी की गई है, बेंच लगवाए जाएंगे। कॉन्वेंट स्कूल के ठीक सामने मैदान का कोना भी विकसित किया जाएगा। ऐसी खबर है, आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर तिब्बती मार्केट के सामने सौंदर्यकरण का काम भी जारी है। तो लोगों के बैठने के लिए बेंच लगवाए जाएंगे, खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से। स्मार्ट सिटी लिमिटेड दून काम करा रहा है, इसके साथ ही साथ बैठने की भी व्यवस्था की गई है। सीईओ स्मार्ट सिटी सोनिका ने जायजा लिया है, निरीक्षण किया है तमाम जगहों का और इसके साथ ही कॉन्वेंट स्कूल का भी निरीक्षण किया। और कॉन्वेंट स्कूल के ठीक सामने मैदान का कोना भी विकसित किया जाएगा। देहरादून से आपको ये खबर बता रहे हैं, तिब्बती मार्केट के सामने सौंदर्यीकरण का जो कार्य है वो जारी है फिलहाल। और खबर दिल्ली से है, जहां पर एक कमरे में संदिग्ध बैग होने की सूचना मिलने पर पीसीआर पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंची। इसके साथ ही साथ फॉरेंसिक जांच के बाद बैग खोलने पर महिला का शव मिला। महिला की पहचान एनएसए कॉलोनी निवासी के रूप में हुई है और पुलिस ने उचित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। और इसके साथ ही साथ एक बैग में महिला का शव मिला था, जिसके बाद सूचना मिली पुलिस को। फॉरेंसिक की टीम भी मौके पर पहुंची और जैसे ही फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची, बैग को खोला गया। उस दौरान एक महिला का शव बरामद हुआ उस बैग में। फिलहाल महिला की पहचान की जा रही है और इसके साथ ही साथ बताया यह भी जा रहा है कि महिला का जो मंगेतर था उस पर हत्या का आरोप लगाया गया है और मौके से मंगेतर फरार भी बताया जा रहा है। पुलिस पूरी जांच पड़ताल कर रही है और इसके साथ ही साथ महिला का शव बैग में मिला था और बैग में शव मिलने के बाद अफरा तफरी का माहौल भी देखा गया, हड़कंप मच गया और इस सनसनीखेज वारदात के बाद पूरी तरह से पुलिस अलर्ट पर दिखाई दे रही है, पूछताछ कर रही है और शिनाख्त करने में लगी हुई है। कन्नौज से खबर आ रही है। कन्नौज से आपको एक खबर बता दें, जहां पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा स्नान देखा जा रहा है। महादेवी घाट पर स्नान करने को जनसैलाब है वो उमड़ता नजर आया और प्रशासन ने सुरक्षा के इंतजाम भी किए हुए हैं। डीएम और एडीएम ने निरीक्षण भी किया है। महादेवी घाट पहुंचे हैं, श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। इसके साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी देखे जा रहे हैं। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, इंतजाम भी देखे जा रहे हैं। प्रशासनिक तौर पर डीएम और एडीएम ने भी निरीक्षण किया है। कन्नौज से आपको एक खबर बता रहे हैं, महादेवी घाट पर स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। कन्नौज से आपको ये खबर बता रहे हैं, महादेवी घाट पहुंचे हैं श्रद्धालु और गंगा स्नान कर रहे हैं।
लखनऊ से खबर है जहां पर राज्यसभा और विधान परिषद की 23 सीटें खाली हैं और लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद सीटों के लिए चुनाव होगा। तो यूपी कोटे की राज्यसभा की 10 अप्रैल 2024 में खाली हो रहे हैं सीटें और इसके साथ ही साथ विधान परिषद की भी 13 सीटें मई 2024 में खाली हो जाएंगी। तो यूपी कोटे की राज्यसभा की 10 सीटें खाली होंगी, इसके साथ ही और विधान परिषद की भी 13 सीटें मई 2024 में खाली हो जाएंगी, जिसको लेकर के चुनाव कराया जाएगा। टिकट ना मिलने पर उच्च सदन जाने का भी मौका दिया जाएगा। बीजेपी और सपा दोनों अपने बड़े नेताओं को एक विकल्प देगी और विधान परिषद देखा जा रहा है। यूपी विधान परिषद में विजय बहादुर पाठक और विद्यासागर सोनकर का कार्यकाल पूरा हो रहा है। यशवंत सिंह, सरोजनी अग्रवाल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। वहीं अशोक कटारिया का भी कार्यकाल पूरा हो रहा है। बताया जा रहा है कि बुक्कल नवाब का भी कार्यकाल पूरा हो रहा है। इसके साथ ही साथ तमाम लोगों का जो कार्यकाल पूरा हो रहा है, कार्यकाल पूरा होने तक की अब चुनाव को भी देखा जा रहा है कि कराए जाएंगे। अशोक धवन, महेंद्र सिंह, निर्मल पासवान का भी कार्यकाल पूरा हो रहा है। वही मोहसिन रजा का कार्यकाल भी पूरा हो रहा है। आशीष पटेल, नरेश उत्तम की सीट खाली हो जाएगी। तो सकलदीप राजभर, हरनाथ सिंह यादव कार्यकाल इनका भी पूरा हो रहा है। सुधांशु त्रिवेदी का भी कार्यकाल पूरा हो रहा है। GVL नरसिम्हा राव, विजय पाल तोमर का भी कार्यकाल खत्म हो रहा है। सपा की जया बच्चन का भी कार्यकाल पूरा हो रहा है और वर्तमान में यूपी में बीजेपी की 279 और सपा के 118 विधायक और बीजेपी और सपा में ज़्यादा सीटें निकालने की होड़ देखी जाएगी। यूपी की 10 राज्यसभा सीटों में 9 बीजेपी के पास, 13 विधान परिषद और सीटों में 10 बीजेपी के पास हैं। फिलहाल अब इन रिक्त पदों को लेकर के चुनाव कराया जाना है। तो यूपी कोटे के राज्यसभा की 10 सीटों को लेकर के देखा जाएगा कि मतदान कराया जाएगा। इसके साथ ही साथ अब चुनाव देखा जाएगा। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच भी टक्कर देखी जाएगी। और इसी बीच भोपाल से खबर आ रही है और मौसम का मिजाज बदलता नजर आया है। भोपाल से आपको ये खबर बता रहे हैं, मौसम का बदलता मिजाज देखा जा रहा है मध्य प्रदेश में। और भोपाल से आपको ये खबर बता रहे हैं, राजधानी भोपाल सहित सीहोर में भी बारिश हो रही है। तमाम जगहों पर देखा जा रहा है मौसम विभाग अलर्ट जारी कर रहा है। कहीं येलो अलर्ट देखा जा रहा है तो कहीं बारिश और ओलावृष्टि की भी चेतावनी दी जा रही है मौसम विभाग की ओर से। बारिश के बाद कड़ाके की ठंड का दौर भी शुरू हो जाएगा। खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के नीचे पहुंचा है। तो खरगोन, रतलाम, इंदौर, धार, उज्जैन में भी बारिश हुई है। खबर यह भी है कि भोपाल में दिन में भी बादल छाए रहे थे। और इसी बीच एक और खबर आ रही है भोपाल से आपको ये खबर बता दें, मतगणना को लेकर कांग्रेस की तैयारी है। भोपाल से आपको ये खबर बता रहे हैं, काउंटिंग एजेंट्स के लिए कांग्रेस के दिशा निर्देश जो हैं वो जारी किए गए हैं। मतगणना के समय कांग्रेस के एजेंट पैनी नजर रखेंगे और ईवीएम, वीवीपैट, पोस्टल बैलेट पर भी जो नजर है देखी जाएगी। तो मतगणना को लेकर के कांग्रेस की पैनी नजर देखी जा रही है। अन्य पार्टियों के एजेंटों पर कांग्रेस के एजेंट जो नजर है रखते नजर आएंगे और हर तरह की गतिविधि पर निगाह रखने के एजेंटों को
निर्देश भी दिए गए हैं। हर राउंड की वोटिंग के आंकड़ों को लेकर सजग रहने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। मतगणना को लेकर के कांग्रेस की तैयारी है। भोपाल से आपको ये खबर बता रहे हैं। काउंटिंग एजेंट्स के लिए कांग्रेस की ओर से निर्देश जो हैं वो जारी किए गए हैं। मतगणना के समय कांग्रेस के एजेंट पैनी नजर रखेंगे और ईवीएम, वीवीपैट, पोस्टल बैलेट पर भी निगाह रहेगी। तो ईवीएम और वीवीपैट, पोस्टल बैलेट के साथ ही साथ जितने भी कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो अपनी नजर बनाए रखेंगे। और चूंकि समय आ रहा है अब मतगणना का, मतदान के बाद अब सीधी सी जो नजर है मतगणना को लेकर के है, तमाम लोगों की जो नजर है मतगणना को लेकर के है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से अलर्ट है और अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। तो काउंटिंग एजेंट्स के लिए कांग्रेस के दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। मतगणना के समय कांग्रेस के एजेंट अपनी पैनी नजर रखते नजर आएंगे। खबर यह भी है कि ईवीएम, वीवीपैट, पोस्टल बैलेट पर भी निगाह रहेगी। और लखनऊ से खबर आ रही है। राजधानी लखनऊ से आपको एक खबर बता दें, जहां पर मंत्री परिषद की बैठक में कामकाज का विवरण देंगे मंत्री और कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री परिषद की बैठक की जाएगी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ मंत्रियों को खास संदेश देते नजर आएंगे। योजनाओं के प्रभावी अमल में लगाए जाएंगे मंत्री और सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के निर्देश भी हैं। शीतकालीन सत्र के बाद जनसंवाद और जनसंपर्क पर जोर दिया जाएगा। समस्याओं का निराकरण बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा। तो कल अनुपूरक बजट के साथ मसौदे को भी मंजूरी मिलेगी। खबर बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से, समस्याओं का निराकरण बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा और कल अनुपूरक बजट के साथ मसौदे को भी मंजूरी दी जाएगी। तो सीएम योगी मंत्रियों को खास संदेश देंगे इस दौरान। सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के निर्देश है। साथ ही शीतकालीन सत्र के बाद जनसंवाद और जनसंपर्क पर भी जोर दिया जाएगा। समस्याओं का निराकरण कैसा हो और किस तरह से होना चाहिए, इस पर भी जोर दिया जाएगा और कल अनुपूरक बजट के साथ मसौदे को भी मंजूरी दी जाएगी। खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको राजधानी लखनऊ से। समस्याओं का निराकरण करने के निर्देश भी सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से दिए गए हैं। अनुपूरक बजट कल होने के साथ ही साथ मसौदे को भी मंजूरी दी जाएगी। मंत्रिपरिषद की बैठक में कामकाज का विवरण भी मंत्री देते नजर आएंगे। खबर लखनऊ से बता रहे हैं आपको, कैबिनेट बैठक के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। तो योजनाओं के प्रभावी अमल में लगाए जाएंगे मंत्री। और शीतकालीन सत्र के बाद जनसंवाद और जनसंपर्क कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम के दौरान समस्याओं के निराकरण पर भी जोर दिया जाएगा।
और लखनऊ से खबर आ रही है जहां पर शीतकालीन सत्र के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट देखी जा रही है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने ओपी राजभर से फोन पर बात की है। सूत्रों के हवाले से आपको एक खबर बता रहे हैं। तो 30 नवंबर के बाद ओपी राजभर शाह से मुलाकात करेंगे और मुलाकात के बाद और सीधा रुख करते हैं राजधानी लखनऊ का, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ प्रकाश पर्व पर पहुंचे हैं और गुरु नानक देव जी महाराज का 554वां प्रकाश पर्व है। और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। इलाही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। स्वागत सत्कार होता नजर आ रहा है ये सीएम योगी आदित्यनाथ का। और इसके साथ ही साथ गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर शिरकत करने पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। 554वां ये प्रकाश पर्व है। और इसके साथ ही तो कार्यक्रम में सम्मिलित होने पहुंचे हैं सीएम योगी और तमाम दिग्गज उनके साथ मौजूद हैं। क्रम में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजधानी लखनऊ से, जहां पर 554वें प्रकाश पर्व पर गुरु नानक देव जी के कार्यक्रम में पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और देखा जा रहा है सिखों की ओर से उनको एक शॉल भी उड़ाई गई और भगवा रंग से उन्हें उठाया गया है। साथ ही साथ ये दिखा रहे हैं आपको तस्वीरें राजधानी लखनऊ से, ये लाइव तस्वीरें जहां पर उनका स्वागत सत्कार किया गया। स्वागत उद्बोधन श्री परविंदर सिंह जी, कृपया स्वागत उद्बोधन दें। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी की पावन जोग ਇੱਥੇ विराजमान है। जुगो जुगटल साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी हजूरी च बैठी साध संगत जी फतेह का जवाब गज के देना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हम सबके मध्य उत्तर प्रदेश के महान यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री, ऐसे मुख्यमंत्री जिनका सिख समाज को सदैव सानिध्य प्राप्त होता रहा है, जो हमारे परिवार का अंग है, जिनको हम प्रेम से सरदार योगी आदित्यनाथ सिंह जी भी कहते हैं। ऐसे महान मुख्यमंत्री आज साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के पावन प्रकाश पर्व के अवसर पर गुरु महाराज के शीश निवाने और अपना आशीर्वचन हम संगतों को देने के लिए आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं उनकी गरिमामय उपस्थिति हेतु, उनके अमूल्य समय प्रदान किए जाने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी आपका हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं। इसी क्रम में हमारे समक्ष सिख समाज का गौरव आदरणीय बलदेव सिंह औलख साहब, जो हमारे माननीय राज्य मंत्री हैं, वो भी उपस्थित हैं। मैं उनको भी जी आया कहना। हमारी लखनऊ की प्रथम नागरिक और हम लोग का संघर्ष जिनका साथ में रहा, ऐसी हमारी आदरणीय सुषमा खड़गवाल जी, जो कि हमारी महापौर है, उनका भी मैं हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं, स्वागत करता हूं।
मैं साध संगत जी, चूंकि स्वागत उद्बोधन है, बहुत कुछ कहन दा समा भी हर चीज का कीमती होता है, लेकिन मैं कुछ शब्द जरूर कहना चाहूंगा। मैं बताना चाहता हूं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने विगत 6 वर्षों में सिख समाज को सम्मान दिया है, हमारे पास कोई शब्द नहीं है। महाराज जी, सिख समाज एक वफादार कौम है, एक राष्ट्रभक्त कौम है। ये जिसके साथ जुड़ती है तो उसके साथ अपनी जान देके भी खड़ी रहती है। आपने हमको लखनऊ में, जो कि उत्तर प्रदेश का हृदय है, और उसके हृदय आलमबाग में हमें जो खालसा चौक की सौगात दी है, महाराज जी, उसके लिए हम आपका आभार ज्ञापित करते हैं। कितने ही फक्र की बात है, एक महाराजा रणजीत सिंह जी हुए थे जिन्होंने जैसे अमृतसर गुरुद्वारा साहब में स्वर्ण छत्र चढ़ाया था, उसी प्रकार काशी विश्वनाथ मंदिर पर भी स्वर्ण छत्र चढ़ाया था। न्यायप्रियता किसी शासक की देखनी हो तो जैसे भगवान राम की बात करते हैं, उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह कालांतर में 40 वर्षों तक उन्होंने शासन किया, और सिखों की आबादी मात्र 6% और 51% मुस्लिम आबादी, 42% हिंदू आबादी, और 40 वर्षों तक प्रत्येक प्रजापालक जो होता है। आज मैं जब माननीय मुख्यमंत्री जी को देखता हूं और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार हो रहा है, मैं ये देखता हूं, चाहे आजमगढ़ का गुरुद्वारा हो, चरण पादुका साहब, वहां 51 लाख रुपया देना हो जीर्णोद्धार के लिए, गोरखपुर के गुरुद्वारों के लिए धनराशि जारी करनी हो, अन्य जगहों पर जीर्णोद्धार कराना हो। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे पास शब्द नहीं है। विशेष तौर पे एक आभार अवश्य ज्ञापित करूंगा आपके इस, मैं तो इसको पावन कार्यकाल कह रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश नहीं, भारत का एक स्वर्णिम युग चल रहा है, जो आपने हमें राम मंदिर का, जो कि राष्ट्र का मंदिर है, वो सौगात दे रहे हैं। उसके लिए भी हम आपका आभार ज्ञापित करते हैं, क्योंकि राम मंदिर का जो डिसीजन दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें सिख समाज को बहुत गर्व की बात है। दो उन्होंने उस पे मुख्य बिंदु लिए। एक, गुरु नानक देव महाराज ने 1510 में उस पावन धरती पे गुरु महाराज के चरण पड़े थे। दूसरा, 1858 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने निहंगों के विरुद्ध FIR दर्ज की थी, निहंगों ने वहां पे पूजा की थी। ये 2 उदाहरण है जिसके कारण आज राम मंदिर का ये नतीजा आया है, तो सिख समाज के लिए गौरव की बात है। मैं सिख समाज से निवेदन करूंगा, जयकारा ला के माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। बोले सो निहाल। पुनः बहुत बहुत आभार, मैं आपका हृदय से आभारी हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, धन्यवाद। इसी क्रम में माननीय मंत्री बलदेव सिंह औलख जी सिख समाज को अपना संबोधन देने का कष्ट करें। महाराज की हजूरी च बैठी गुरु रूप साध संगत, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज असी एक महान गुरु के जन्म दिहाड़े नूं मनाउण वास्ते आपां आशियाना गुरुद्वारे दे विच सारी संगत जिहड़ी इकट्ठी हुई है, और साडे यूपी दे मुख्यमंत्री जिहड़े कि बहुत ही सिखां दे प्रति प्रेम, सिखां दे गुरुओं के प्रति लगाव, सिखां दे गुरुओं के प्रति आस्था, इन्ना वड्डा भंडार उन्होंने मन दे विच गुरुओं के प्रति सत्कार दा, ऐसे साडे मुख्यमंत्री गुरु घर बैठे माननीय ते सम्मानित योगी आदित्यनाथ जी, इस गुरुद्वारे के प्रधान आदरणीय जसपाल सिंह बेदी जी, महासचिव चड्डा जी, अल्पसंख्यक योग के मैंबर सरदार परमिंदर सिंह जी, पंजाबी अकेडमी के पूर्व उपाध्यक्ष भाई विक्की शाह जी, और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।